नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की आग लगी है वो क्यों लगी। हम बात कर रहे हैं ईरान पर हुए हमले की। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है दशकों पुरानी दुश्मनी की, कुछ सीक्रेट डील्स की और एक बहुत ही खतरनाक खेल की। तारीख थी 28 फरवरी 2026। अचानक आसमान से मिसाइलें गिरने लगती हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी तेहरान में अपने ही कंपाउंड में मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था एपिक फ्यूरी और इस एक हमले ने मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। एक देश जो कभी अमेरिका और इजराइल का दोस्त माना जाता था, वो अचानक से उनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, फिर हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले खतरनाक खेल को समझेंगे। उसके बाद हम उस लड़ाई पर नजर डालेंगे जो पर्दे के पीछे चल रही थी, मतलब जासूसी और सीक्रेट डील्स। फिर हम देखेंगे कि ईरान के अंदर क्या चल रहा था, और आखिर में हम उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने इस पूरे युद्ध को भड़का दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, दोस्ती से दुश्मनी तक। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो आप कह सकते हैं 180 डिग्री घूम गया। आपको शायद यकीन ना हो, पर एक जमाना था जब ईरान और इजराइल पक्के दोस्त हुआ करते थे। हाँ, 1979 से पहले शाह के टाइम पर दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। मतलब तेल के बदले हथियार, खुफिया जानकारी का लेन देन सब चलता था। लेकिन फिर आया 1979 और इस्लामी क्रांति ने, आप कह सकते हैं, पूरी बाजी ही पलट दी। अयातुल्ला खुमैनी ने सीधे सीधे इजराइल को एक नाजायज देश और अमेरिका को द ग्रेट सेटन यानी सबसे बड़ा शैतान बोल दिया। और बस जो दोस्ती थी वो रातों रात कट्टर दुश्मनी बन गई। और ये दुश्मनी सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं थी। 1982 में ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मदद की। 90 के दशक में उसने फिलिस्तीन में हमास को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। ये था ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक ऐसा नेटवर्क जो इजराइल को घेरने और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के असर को कम करने के लिए बनाया गया था। और फिर 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन तो चले गए, पर ईरान को अपना दबदबा और बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये वो वजह है जो इस पूरी लड़ाई के सेंटर में है, द न्यूक्लियर गेम, ईरान की एक बहुत ही खतरनाक महत्वाकांक्षा की कहानी। अच्छा, ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने के लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार एनालॉजी है, केक की तैयारी। सोच कर देखिए, मान लीजिए ईरान को एक केक बनाना है और यहाँ केक का मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो देखिए, स्टेप 1, उसने केक बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, मतलब यूरेनियम को एनरिच कर लिया है। स्टेप 2, उसे केक की रेसिपी भी पता चल गई है, मतलब हथियार के डिज़ाइन उसे मालूम है। स्टेप 3, उसका अवन भी एकदम तैयार है, मतलब टेक्नोलॉजी रेडी है। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, वो केक को बेक नहीं कर रहा। इसी चीज़ को कहते हैं न्यूक्लियर हेजिंग, मतलब बम बनाने की पूरी तैयारी कर लो, सारी काबिलियत हासिल कर लो, पर असल में बम बनाओ मत। इससे होता यह है कि ईरान को ताकत भी मिल जाती है और टेक्निकली वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़ भी नहीं रहा होता। बड़ा स्मार्ट खेल है ना। तो इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए 2015 में एक बहुत बड़ी डील हुई थी जिसका नाम था JCPOA, या जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। इसमें ईरान ने वादा किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाएगा और बदले में अमेरिका और दुनिया के बड़े देश उस पर लगे आर्थिक बैन हटा लेंगे। उस वक्त लगा कि ये डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से हाथ खींच लिए। उनका कहना था कि ये डील ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को नहीं रोक पा रही है, और बस इस एक फैसले ने सालों की डिप्लोमैटिक मेहनत पर पानी फेर दिया और ईरान को भी अपना यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से तेजी से शुरू करने का बहाना मिल गया। अब ये कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है, क्योंकि जब दुनिया के सामने ये डिप्लोमेसी फेल हो रही थी ना, तो पर्दे के पीछे एक दूसरी ही जंग चल रही थी, जासूसी, ब्लैकमेल और ऐसी सीक्रेट डील्स की दुनिया जिसने असली भरोसे को कभी पनपने ही नहीं दिया और युद्ध को और करीब ला दिया। 2026 की शुरुआत में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए और उन्होंने इस खुफिया दुनिया की एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई। इन फाइलों में ये आरोप लगाए गए कि एप्स्टीन को 80 के दशक में हथियारों और पैसे की तस्करी की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी।
यहाँ तक दावा किया गया कि उसने सऊदी हथियार डीलर अदनान खशोगी के साथ मिलकर ईरान इराक युद्ध के दौरान अपने ही दुश्मन ईरान को हथियार बेचे थे और इन सौदों का पैसा बीसीसीआई जैसे बदनाम बैंक्स के जरिए भेजा गया, जिनके तार दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू जानना भी उतना ही जरूरी है। अमेरिकी अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि एप्स्टीन के एक फॉर्मल जासूस होने का कोई भी भरोसेमंद सबूत नहीं है। पर सोचिए, ये आरोप चाहे सच हो या झूठे, ये उस गहरे अविश्वास को दिखाते हैं जो पर्दे के पीछे मौजूद था। अब जब दुश्मनों के साथ ऐसी सीक्रेट डील्स चल रही हों, तो कोई भी देश खुली बातचीत भरोसा कैसे कर सकता है? इसी अविश्वास ने डिप्लोमेसी को खत्म कर दिया और जंग का रास्ता साफ कर दिया। चलिए अब ईरान के अंदर चलते हैं। हमारा चौथा चैप्टर है घर का संघर्ष, क्योंकि बाहर की लड़ाइयों के साथ साथ ईरान अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिका के लगाए गए बैन ने ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2011 से 2015 के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था 20% छोटी हो गई। उनका तेल एक्सपोर्ट घटकर आधा रह गया। देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका था। और जब पेट पर लात पड़ती है तो उसका नतीजा सड़कों पर दिखता है। 2025 के आखिर में ईरान ने 1979 की क्रांति के बाद के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन देखे। ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, महंगाई आसमान पर थी और अब लोग सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि रिजीम चेंज यानी सरकार को ही बदलने की मांग कर रहे थे। इस पर सरकार का जवाब बहुत ही क्रूर था। प्रदर्शन करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। जनवरी 2026 में हुए नरसंहारों में हजारों लोग मारे गए। इस अंदरूनी संकट ने ईरानी सरकार को बहुत कमजोर कर दिया और शायद उसके दुश्मनों को एक मौका दे दिया। और अब हम आते हैं अपने बिल्कुल आखिरी चैप्टर पर, वो आखिरी चिंगारी जिसने बारूद की इस ढेर में आग लगा दी। ये देखिए, युद्ध तक का रास्ता कितना तेजी से तय हुआ। मई 2018 में अमेरिका न्यूक्लियर डील से बाहर हुआ। अप्रैल 2024 में इतिहास में पहली बार ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर डायरेक्ट मिसाइलें दागीं। जून 2025 में एक 12 दिन की जंग हुई जिसमें अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों पर हवाई हमले तक कर दिए। और आखिर में फरवरी 2026 में बातचीत की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। न्यूक्लियर वार्ता फेल हो गई। अब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और फिर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया गया और कहानी ठीक वहीं वापस आ गई जहां से हमने इसे शुरू किया था। अमेरिका और इजराइल के अनुसार इस ऑपरेशन के 3 मुख्य लक्ष्य थे। पहला, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना। दूसरा, उसकी नौसेना को तबाह करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से हमेशा के लिए रोक देना। तो दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर, न्यूक्लियर बम बनाने की महत्वाकांक्षा, पर्दे के पीछे की साजिशें और देश के अंदर का संकट, इन सब ने मिलकर इस भयानक युद्ध की नींव रखी। लेकिन अब जब सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है और पूरा इलाका जंग की आग में झुलस रहा है, तो सवाल ये है कि इतिहास के इस मोड़ पर अगला कदम क्या होगा? क्या ये एक नए मिडिल ईस्ट की शुरुआत है या फिर एक ऐसे संघर्ष की जो कभी खत्म नहीं होगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। देखने के लिए आपका शुक्रिया।